मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सीएसएस की बेसिक लर्निंग के कोर्स के साथ और ये इसका लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था कि हम लोग किस तरह से मुख्तलिफ़ टेक्स्ट के स्टाइल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सीएसएस के अंदर रहते हुए। आज मैं आपको सीएसएस के अंदर रह के और टेबल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। टेबल को किस तरीके से हम लोग सीएसएस से हैंडल करते हैं। इसके लिए मैं एक नई फ़ाइल यहाँ पे बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ table.html। यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। HTML CSS टेबल इसका टाइटल दे देते हैं और मैं एक टेबल बनाता हूँ। चलें, ये आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। मैं टेबल और उसके अंदर TR, बल्कि TR मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 TR और हर TR में मल्टीप्लाई बाय 5 TD। ये लीजिए, टैब दबाया तो ये ऑटोमेटिकली, ये शॉर्टकट्स होते हैं, ये भी एकदम से ये बन गया। अब मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट रखता हूँ, रो 1 TD1, TD2, TD3, TD4, TD5। इसी तरह से मेरा ख़्याल है इसी की कॉपी ले लेना मुनासिब होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे इसी तरह ये सब में 2 ही आना था। तीन TDs फ़िलहाल मेरा ख़्याल है नहीं ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैंने जो चीज़ सिखानी है वो मुझे ज़्यादा डाटा थोड़ा सा शो करवाना है। 4 TDs, 5 रोज़ जी। अब मैंने इसको सेव किया। यहाँ पर मैं ये table.html ओपन करता हूँ। ये मेरे सामने एक टेबल बन गया, जो कि बिल्कुल सिंपल सा टेबल है। अभी इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं टेबल को एक प्रॉपर्टी लगाऊं, बॉर्डर 1, सेव करूं तो रिफ़्रेश करके देखूं तो ये देखें, इस तरह से आपको ये रो 1 के अंदर TD1, TD2, TD3, इस तरह रो 2 और रो 3, रो 4 इस तरह। अब मैंने इसको स्टाइल लगाना है, या मैंने इसको CSS की मदद से थोड़ा स्टाइलिश टेबल बनाना है। ये जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर वाली, ये मैं ख़त्म करता हूँ और एक TR का मैं और इजाफ़ा करता हूँ। इसको मैं हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाहूँगा। TH लगा देता हूँ, H1 हेडिंग 1 मैं इस तरह कहता हूँ। कॉपी पेस्ट H2, ये मैंने HTML का टेबल बना लिया। अब इसको मैं देखता हूँ HTML में, ये इस तरीके से नज़र आएगा। बॉर्डर मैंने ख़त्म कर दिया है, जो मैंने HTML की मदद से लगाया था। मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ CSS की मदद से। अच्छा, अपने इस टेबल को मैं मज़ीद इम्प्रूव करूँ। जो हेडिंग है, मैं टी हेड का टैग लगा के, और जो बाकी नीचे जो बॉडी है वो टी बॉडी के अंदर इस तरह से, जो प्रॉपर तरीका है टेबल को लिखने का, वो मैंने कर लिया। अब मैं इसको CSS की मदद से हैंडल करता हूँ। मैं इस टेबल को एक क्लास दे देता हूँ टेबल, और स्टाइल का टैग इसके अंदर ही लगा लेता हूँ। अलग CSS में नहीं लिख रहा, मेरा मकसद फ़िलहाल आपको CSS सिखाना है। टेबल, ये। अच्छा, अब अगर मैं इसको, मैंने बॉर्डर लगाना है फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूँ कि टेबल टैग है और उसकी क्लास टेबल है, ऐसा टेबल जिसकी क्लास टेबल है उसके अंदर कहीं पे भी TD मौजूद है, तो उसको मैं फॉर एग्जांपल बॉर्डर की CSS अप्लाई करता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ये मैंने कोड लगाया। जाके देखते हैं क्या होगा। सिंपल ये होगा कि हर TD को, क्योंकि जो ऊपर वाली रो है उसमें TH है,
इसलिए उसको नहीं लगा। अगर उसको भी लगाना है तो मैं कॉपी करता हूँ, इसी को कोमा दे के TH भी साथ डाल देता हूँ। यानी मैंने ये कहा है कि TD को भी और TH को भी बॉर्डर लगा दें। रिफ़्रेश करें, ये देखें ये लग गए बॉर्डर। अच्छा, मगर ये उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से टेबल होना चाहिए। CSS में नॉर्मली जब हम लोग बॉर्डर लगाते हैं तो वो इस तरीके से, अगर मैं इसके दरमियान में स्पेस कम भी करूँगा तो वो आपको डबल बॉर्डर दरमियान में से नज़र आएगा जहाँ पे सेल आपस में मिले हुए हैं। तो उसके लिए पहला काम तो मैं ये करता हूँ, ऊपर टेबल डॉट टेबल, यानी टेबल को मैंने कहा कि इसकी विड्थ 100% हो जाए, अभी टेक्स्ट जितनी नहीं। तो ये देखें ऐसे हो गई, तब भी वो चीज़ मौजूद है। अगर मैं इसको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, ये वाली, अब देखें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके टेबल को। ये देखें जो नॉर्मल जिस तरह एक्सेल में नज़र आते हैं आपको सेल, जहाँ सेल ख़त्म होता है वहाँ पे आपका बॉर्डर रिपीट नहीं हो रहा, कोलैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आप उसमें बॉर्डर टच कर रहा है। ये ख़ास तौर पे टेबल के लिए ये CSS की प्रॉपर्टी बनाई गई है, आप इससे इसको हैंडल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ये TD और TH में आके कि मैंने पैडिंग लगानी है 5-5 पिक्सल, यानी कि जो इंटरनल स्पेसिंग है, रिफ़्रेश करें, ये देखें जो इंटरनल स्पेसिंग है, पैडिंग इंटरनल स्पेसिंग होती है और जो मार्जिन होता है वो एक्सटर्नल स्पेसिंग होता है बाहर का। तो इंटरनल स्पेसिंग मैंने बढ़ा दी है, तो ये टेबल कुछ बेहतर नज़र आने लगा है। मगर मैंने इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। मज़ीद इम्प्रूव ऐसे कि जो मेरी ये हेडिंग है, यानी टी हेड के अंदर जो TR है, मैं कहता हूँ कि टेबल डॉट टेबल, उसके अंदर T हेड, उसके अंदर TR। T हेड के अंदर जो TR है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ग्रे कर दो, ग्रे। और ज़रा अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें टेक्स्ट जो है उसका कलर वाइट कर दो। अब देखें ये हेडिंग की तरह एक परफॉर्म करने लग गया है। दूसरा काम मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप 20 पिक्सल्स कर दो। फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग परसेंटेज में भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि जो भी मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है उससे 110%, यानी कि 10% मज़ीद, 100% तो सेम हो गया और 10% मज़ीद बढ़ा दो। रिफ़्रेश करते हैं और अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो अब ये 110% है। अगर मैं ये परसेंट इंक्रीज़ करता जाऊँ 150%, तो ये देखें उस हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब ये ज़रा साफ़ पता चल रहा है कि मेरी हेडिंग जो है वो एक अलग है, एक हेडिंग की पहचान है। और एक काम और करते हैं कि मैं इसका जो कलर है बैकग्राउंड, वो मैं थोड़ा लाइट करना चाहता हूँ। तो ये देखें कलर पे आप लेके आए माउस, तो यहीं से आप हैंडल कर लें ये थोड़ा लाइटर वर्जन। तो उसने खुद ही उसके हिसाब से कोड बना दिया। रिफ़्रेश करें तो ये थोड़ा लाइट हो गया। अच्छा, और ये इतना लाइट हो गया है कि वाइट के करीब हो गया है, इतना भी नहीं। मैं थोड़ा सा ये शेड देता हूँ, रिफ़्रेश। हाँ जी, ये बेटर है। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल कुछ इस तरह का हो कि एक रो का कलर कुछ और हो और दूसरी रो का कलर कुछ और हो, या यूँ कह लें कि अल्टरनेट कलर्स के साथ आपने टेबल देखे होंगे। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? मैं कहता हूँ एक लाइट ग्रे हो जाए और एक वैसे ही वाइट ही रहे, इस तरीके से कर देते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि मैं एक एक रो पे जाऊँ, एक छोड़ के एक रो, वहाँ कोई क्लास लगा दूँ, उस क्लास को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूँ। मगर ये तरीका ठीक नहीं है। एक तो आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, दूसरा अगर ज़्यादा रोज़ होंगी 50, 100, 1000, तो वो आप अंदाज़ा लगाएं कितना काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने उसे कहा टेबल डॉट टेबल, उसकी टी बॉडी, क्योंकि मैं टी हेड को बीच में से इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, शामिल नहीं करना चाहता। टी बॉडी के अंदर जितने TR हैं उसका चाइल्ड NTH चाइल्ड ऑप्शन होती है ऑड या इवन। ऑड इवन का तो सबको ही पता है कि इवन वो नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और इवन वो नंबर जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते।
मैंने कहा कि ऐसी टीआर जो 2 पे डिवाइड हो जाती हैं उनको बैकग्राउंड कलर आप दे दो लाइट ग्रे। रिफ्रेश, आप रिज़ल्ट देखें। अब ये देखें, पहली रो ये थी, ये 2 पे डिवाइड नहीं होती, इवन नहीं है, ये हो जाती है। ये एक छोड़ के एक, जितने भी ज़्यादा मेरे टीआर होंगी और उस हिसाब से फिर ये कलर सेट हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी की कॉपी लेता हूँ और मैं कहता हूँ जो ऑड नंबर की रोज़ हैं उनको आप लाइट ग्रीन ये वाला कलर इम्प्लीमेंट कर दें। अब ये देखें, इस तरीके से आप टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डार्क महसूस हो रहा है, वो तो पकड़ के आप इसे, ये कलर बना हुआ है, थोड़ा सा लाइट कर लें, ये लें, रिफ्रेश, थोड़ा लाइट हो गया, और थोड़ा लाइट कर लेते हैं। तो वो जैसे भी, वो तो आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है कि आप किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये CSS की मदद से अगर आप इसको खूबसूरत से फ़ॉन्ट्स लगा दें अपने डॉक्यूमेंट को, तो ये आपका टेबल बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा प्यारा टेबल बन जाएगा। आप इसको मज़ीद, मैं तो थोड़ा सिर्फ आपको कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ CSS को। अच्छा, इसको हम लोग ना ये रो कॉलम वाइज भी इसके कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए ये आपने रो वाइज कलर तब्दील करना सीख लिया। ये इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे ये कोड नहीं चाहिए। टेबल डॉट टेबल, टी बॉडी के अंदर जितने TD हैं वही वाली NTH चाइल्ड, और आप लिख दें इवन। इस मरतबा मैंने TD को कंट्रोल किया, ना कि TR को। अब ये जो TD है ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। इस तरह मैं सिर्फ उनको लगाऊंगा। और ये देखें, बैकग्राउंड कलर अगर मैं सिर्फ वही कर देते हैं लाइट ग्रीन, मैंने सिर्फ इस मरतबा इवन नंबर्स के TDs को किया, तो देखें इस तरह। अब आपको फील ये हो रहा है कि वो कॉलम वाइज आपने उसको चीज़, मैं सेम कलर जो मेरा उसको था पहले रो को, वही मैंने इस पर लगा दिया, लाइट ग्रीन वाला। इस तरह आप इसको कोई और कलर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, CSS की मदद से खूबसूरत कर सकते हैं, स्टाइल्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो टेबल है, अगर मैं इस पे इसको छोटी स्क्रीन पे देखूं, यानी मैं कंसिडर करूं कि ये मोबाइल पे भी कैसे काम करेगा, तो देखें ये मोबाइल पे ठीक काम नहीं करता। तो नॉर्मली जो रिस्पॉन्सिव टेबल प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि आप टेबल से पहले, किधर है हमारा टेबल, ये, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ, ये देखें, ये मेरा टेबल है। टेबल से पहले एक डिव लगाएं और ये ऐसे ऐसे, इस डिव को मैं कोई भी क्लास दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव, और ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ जो रिस्पॉन्सिव क्लास है वो उसकी विड्थ 100% ही हो। अच्छा, अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। रिफ़्रेश करके देखें कि ये टेबल बनी है, विड्थ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेबल है अभी हमने उसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा टेबल है उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 100% हो। अब उससे होगा क्या कि ये देखें, जितना टेक्स्ट है वो उतना आ गया। अच्छा, मैक्सिमम विड्थ भी रहने देता हूँ और विड्थ भी 100% रहने देता हूँ। तो ये देखें, रिफ़्रेश, इससे फ़र्क ये होगा कि मैक्सिमम जब यहाँ पे आएगा, हमने, हाँ, एक चीज़ मिसिंग है। ये जो टेबल है ये, इसको मैं कहता हूँ ओवरफ्लो वाई एक्सिस ऑटो। अब देखें, रिफ्रेश, जी, ये आप देखें एक चीज़ के ये ऑटोमेटिकली जब बहुत छोटी स्क्रीन हुई तो ओवरफ्लो की वजह से ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार बन गई। तो हमारी जो मोबाइल स्क्रीन है उस पे ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा, आप मोबाइल स्क्रीन पे स्क्रॉल कर सकते हैं। मगर एक चीज़ नोट करें कि ये बहुत छोटी स्क्रीन पे आके इसकी स्क्रॉल बार बनी। मैं चाहता हूँ जब इतनी स्क्रीन हो या इतनी स्क्रीन हो तो तभी स्क्रॉल बार बन जाए या ज़्यादा। तो उसके लिए जो मैंने विड्थ
टेबल की 100% दी है ना, उसको ये मैक्सिमम विड्थ जो 100% दी है, इसको मैं कहता हूँ मैक्सिमम विड्थ हो मेरी 50 पिक्सल्स। ये आप देखें रिफ्रेश, ये मैक्सिमम विड्थ है, इससे कम में आएगा, सॉरी ये मैक्सिमम विड्थ नहीं, मैक्सिमम विड्थ 100% ही होगी, विड्थ, हाँ विड्थ होगी 550 पिक्सल। रिफ्रेश जी, ये देखें, एक मिनट, मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं एक तो मैं गलती ये कर रहा हूँ कि मैंने ये जो ओवरफ्लो है ना, ये वाई एक्सिस में दिया हुआ है। ये वाई एक्सिस में नहीं, एक्स एक्सिस में देना है। एक्स एक्सिस होता है, मेरे जहन से निकल गया, राइट टू लेफ़्ट, और ऊपर से नीचे जो होता है टॉप टू बॉटम, वो वाई एक्सिस होता है। तो या बॉटम टू टॉप कह लें। तो एक तो मैंने इसको वाई एक्सिस देना है, और ये जो टेबल की विड्थ है वो मुझे 100% ही रखनी है। इसकी जो विड्थ है इस रिस्पॉन्सिव डिव की, वो मैंने कहना है कि मिनिमम जो है ना वो 550 पिक्सल्स या जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो हो, ये मिनिमम हो। इससे कम इसकी विड्थ ना हो, उसके बाद ये ओवरफ्लो लग जाए। तो अब देखते हैं हम इसको रिफ़्रेश करके, ये देखें, ये 550 पिक्सल तक रहेगी। जैसे ही मेरी स्क्रीन, या आपको इस जगह पे विड्थ नज़र आएगी, जैसे मेरी स्क्रीन 550 पिक्सल जैसे नीचे आएगी, तो ये रिस्पॉन्सिव की वजह से ये स्क्रॉल बार बन जाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव तो नहीं है, आगे जा के आप मज़ीद एडवांस में भी देखेंगे कि आप इसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बना सकते हैं। ये टेबल की एक हद तक आप बस इस तरह से इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। बाकी मज़ीद टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी तो नहीं, टेक्निक है, जिसको आप इस्तेमाल करके इसको मज़ीद बेहतर रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ये तो हमारा टेबल हो गया CSS का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के लिए। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मैं उसके लिए काम करता हूँ कि एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ, display.html। उसी तरह मैं डिस्प्ले लिखता हूँ, और एक div 1, div 2, एक नई चीज़, एक नया सेलेक्टर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सेकंड div है NTH चाइल्ड नंबर 2, उसको कोई बैकग्राउंड कलर लग जाए, लाइक ग्रे। तो मैंने div के साथ कोई क्लास, कोई ID नहीं लगाई, मैंने कहा है सेकंड div को उठा ले और उसको बैकग्राउंड कलर लगाए। देखें इसका रिज़ल्ट फिर आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये देखें सिर्फ सेकंड div को। अच्छा, div मैं अभी ये हटा लेता हूँ, ये सिर्फ आपको NTH चाइल्ड की मैंने चीज़ बतानी थी। तो ये देखें, एक तो मैं मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल्स कर लेता हूँ ताकि इनमें डिस्टेंस हो जाए, ये आप देख सकें। पैडिंग करूँगा तो पैडिंग भी 10 पिक्सल, तो जो इंटरनल स्पेसिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी इस तरीके से। अच्छा, अब इनका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट डिव का जो डिस्प्ले होता है वो ब्लॉक होता है। यानी अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूं तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था ऑलरेडी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं डिस्प्ले इन लाइन करूं तो ये देखें, इसका मतलब ये है कि उतनी टेक्स्ट की विड्थ, जितना टेक्स्ट है, जितना कंटेंट है, दोनों का चेंज हो गया। मैं इनमें से एक को मैं क्लास लगाता हूँ हाइड। अभी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। मैं div डॉट हाइड डिस्प्ले नन, रिफ्रेश, डिस्प्ले, जिसको मैंने डिस्प्ले नन दिया div 2, वो गायब हो गई, मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। तो डिस्प्ले की मदद से आप चीज़ों को इस तरह हाइड, शो, वापस
डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, मैं हटा दूंगा तो डिफ़ॉल्ट में ब्लॉक ही होता है, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक फुल विड्थ को कहते हैं, फुल विड्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो डिव का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो ब्लॉक होता है। इस तरीके से आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिव की पोजीशंस। ये तो आपने अभी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज सीखी। अच्छा, मैं अभी इनको कमेंट कर देता हूँ। अभी मेरी जो डिव्स हैं वो नॉर्मल हो गई, एक डिव 1 है और एक डिव 2 है। इसमें एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, मैं कहता हूँ डिव डॉट एन टी एच चाइल्ड फर्स्ट। मैं पहली डिव की बात कर रहा हूँ या दूसरी की बात कर लेते हैं, डजेंट मैटर, ये क्लास अभी इग्नोर होगी। अच्छा, इसकी मैं कहता हूँ पोजीशन स्टैटिक। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पोजीशन की बाय डिफ़ॉल्ट होती है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, वो यही होती है, स्टैटिक। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इसकी पोजीशन फिक्स कर देता हूँ, फिक्स्ड, और साथ में मैं इसकी पोजीशन भी बताऊंगा कि ये कहाँ हो। मैं कहता हूँ टॉप से 10 पिक्सल्स, लेफ़्ट से टॉप से 100 पिक्सल्स, थोड़ा ज़्यादा नीचे ले आते हैं, और लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स। चलें, ये भी मैं कह देता हूँ, देखें रिज़ल्ट। अब ये जो डिव 2 थी, टॉप से इसका डिस्टेंस 100 है और लेफ़्ट से 100 है। ये मैंने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी है डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर मैं यहीं पे थोड़ी सी तब्दीली करूं, तब्दीली ये करूं कि मैं लेफ़्ट के बजाय इसको राइट कह दूं, राइट से 100 पिक्सल, तो ये देखें राइट पे चली गई। टॉप के बजाय मैं बॉटम कह दूं कि बॉटम पे 10 पिक्सल, रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉटम पे सेट हो गई। मज़ीद इसको वो करने के लिए बैकग्राउंड कलर लाइट, ये लाइट कोरल दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन बॉर्डर दे देते हैं। चलो रिफ़्रेश, ये देखें इसका रिज़ल्ट ये नीचे। और मैं कहता हूँ कि राइट से ये 0 पे चली जाए, बिल्कुल साथ लग जाए। तो ये मेरा एक नोटिफिकेशन टाइप एक मैसेज, या थोड़ा ज़्यादा साथ लग गई, मैं 10 पिक्सल कर लेता हूँ राइट से। नोटिफिकेशन टाइप या इस तरह आपने देखा होगा, ये लग गई, ये फिक्स पोजीशन है। अच्छा, मैं अपने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर P1 पैराग्राफ 1 मैं अच्छे खासे कंटेंट डाल लेता हूँ। मैं क्विकली करने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ 100 पैराग्राफ, टैब दबाए ये सारे पैराग्राफ आ गए, खाली हैं अभी। बहरहाल उससे ये होगा कि ये बन जाएगा, स्क्रॉल बन जाएगा अच्छा खासा। और ओहो, रिफ़्रेश। अच्छा, अब ये चीज़ ख़राब इसलिए हो गई है कि अब मेरा ये डिव दूसरे नंबर की पोजीशन नहीं रही। इसको मैं कोई क्लास लगा लेता हूँ, इसको क्लास लगा लेता हूँ फिक्स। तो मैं ये जो मैंने इसको डिव डॉट, यही सारी चीज़ें फिक्स वाली क्लास को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब देखें रिफ़्रेश, तो ये देखें ये मेरे कंटेंट वो अपनी जगह ही है। मैं जो मैंने एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखे हैं उनको कुछ ना कुछ लोरम इप्सम, लोरम इप्सा, रिफ़्रेश, तो ये देखें वो अपनी जगह फिक्स है। मैं वही आपको टेक्स्ट ज़्यादा करके दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट जितना मर्ज़ी बड़ा है, मगर उसकी चूँकि मैंने उसको CSS की जो प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट की है वो है फिक्स्ड, कि उसने अपनी जगह पे फिक्स रहना है, तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। ये इसकी पोजीशन होती है। एक पोजीशन और होती है, मैं
एक डिव बनाता हूँ यहाँ पर, उसको मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई मेन्यू 1 मेन्यू 2 जो भी है, इसको इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास टॉप, div डॉट टॉप पोजीशन स्टिकी टॉप 10 पिक्सल्स। अब देखें, और मैं इसको मज़ीद ज़रा वो करने के लिए बैकग्राउंड कलर मैं इसको लगाता हूँ लाइट ब्लू, और कलर इसको लगाता हूँ रेड, जो कि अच्छा तो नहीं लगेगा, खैर। रिफ़्रेश, ये देखें। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, वो स्टिकी है अपनी जगह पे, जिसको मैंने स्टिकी की प्रॉपर्टी अप्लाई की है पोजीशन वाली। टॉप मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो। तो ये जो आपको दरमियान में गैप नज़र आ रहा है, ये ऊपर का, ये नहीं आएगा अब नज़र, बिल्कुल स्टिकी हो गई। मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए पैडिंग 10 पिक्सल यानी इंटरनल स्पेस मैंने बढ़ाई, ये देखिए। अब मैं जितना मर्ज़ी स्क्रॉल करके नीचे आऊँ तो इसकी पोजीशन मैंने स्टिकी कर दी है, ये फिक्स नहीं है, स्टिकी है, यानी टेक्स्ट के साथ स्टिकी है। ये फ़र्क होता है। ये अभी हमने 3 पोजीशंस की वैल्यू, स्टैटिक जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, फिक्स्ड और स्टिकी। अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज़ और होती हैं जिनको हम लोग रिलेटिव और एब्सोल्यूट कहते हैं। उसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, बाज़ लोग मैंने नोट किया है कि वो समझ नहीं पाते। अच्छा, ये एक डिव है जिसको मैंने लॉरम इप्सम लिखा है। मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा कंटेंट, ये डिव नहीं, एक पैराग्राफ है, डजंट मैटर। इसको मैं क्लास देता हूँ P1, और इसको मैं कहता हूँ .P1 पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट 10 पिक्सल। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ है, लेफ्ट से 10 पिक्सल इसकी पोजीशन हो गई। इसको अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, अगर मैं वैसे भी लेफ़्ट से मार्जिन दे देता तो वो यही रिज़ल्ट होता। अगर आप इसको मिला के एब्सोल्यूट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपके काम की चीज़ बनेगी। मैं बताता हूँ, अगर मैं इसी की पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ और लेफ़्ट 10 पिक्सल करूँ, या चलें लेफ़्ट 10 पिक्सल नहीं करता, टॉप 10 पिक्सल करूँ, ये हुआ क्या, टॉप से 10 पिक्सल ये ऊपर चला गया पूरे डॉक्यूमेंट के। इसने किया क्या कि पूरे डॉक्यूमेंट को 10 पिक्सल के साथ एब्सोल्यूट कर लिया। अब ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं इसी पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं P2, और उसके अंदर मैं लिखता हूं हेलो P2। अच्छा, अब ये जो P1 है इसकी मैं ये पोजीशन ख़त्म कर देता हूं। मैं आपको चीज़, या यही यही जो कोड्स हैं मैं P2 को अप्लाई कर देता हूं। अच्छा, अब P1 मेरा ये है, ये P2 को मैंने एब्सोल्यूट कहा और उसको टॉप 10 कहा, वो ऊपर चला गया। यानी बेशक वो किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर था, मगर जैसे ही मैंने उसे एब्सोल्यूट कहा वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर टॉप पे चला गया। अगर मैं उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट को, यानी ये P2 का पेरेंट ऑब्जेक्ट P1 है, इसको रिलेटिव की पोजीशन लगाता हूं, पोजीशन रिलेटिव। अब इस डॉक्यूमेंट का पेरेंट ये बन गया। अब वो डॉक्यूमेंट के टॉप 10 पिक्सल्स पे नहीं जाएगा, P1 के टॉप 10 पिक्सल्स पे जाएगा। कहने का मतलब, ये देखिए मैंने सेव नहीं किया, मेरा P1, इसमें मैं ना रिकग्निशन के लिए पैराग्राफ 1, यानी ये इसको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सेव, रिफ्रेश। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा, अगर मैं ये टॉप ख़त्म करूं, रिफ्रेश, ये इसके टॉप 10 पे आ गया, एब्सोल्यूट
relative top 10। इसको बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं लग रहा? जी अजान ख़त्म हो गई तो मैंने दोबारा कंटिन्यू किया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, हाँ, रिलेटिव करते हैं इसको और एब्सोल्यूट करते हैं। पहली बात तो ये कि ये चीज़ ना नॉर्मली डिव पे इम्प्लीमेंट होती है, मैंने पी पे की हुई है, तो मैं इसको डिव पे, मैंने इससे पहले पी पे कहीं नहीं इसको इस्तेमाल किया। मैं एक्स्ट्रा डिव और ऊपर की चीज़ें जो हैं ये मैं रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल। एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने रिमूव कर दिया। जी ये डिव पे ज़रा इसका रिज़ल्ट देखते हैं। रिफ़्रेश। जी हाँ, वही बात हुई, पी के बजाय मैं डिव पे लाया हूँ तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इससे पहले अगर मेरे पास कुछ कंटेंट है लॉरम इप्सम, तो वो बिल्कुल इग्नोर होगा। रिफ़्रेश। ये अब मैंने इस डिव को कहा कि इसकी पोजीशन रिलेटिव हो, इसका बैकग्राउंड कलर और पैडिंग भी थोड़ी सी हम लगा देते हैं इस तरीके से। अच्छा, इस डिव के अंदर मौजूद ये P2, इसको ऑब्सिशन पोजीशन एब्सोल्यूट दिया और इसको मैंने कहा कि राइट से 10 पिक्सल पे चला जाए, ये देखें, और राइट से 2 पिक्सल, टॉप से 2 पिक्सल। अब वो बजाय पूरे डॉक्यूमेंट के टॉप पे और राइट पे एडजस्ट होने के, वो उस डिव जो उसकी पेरेंट डिव है उसके साथ एब्सोल्यूट काम कर रहा है। ये नॉर्मली क्या होता है, आपने अक्सर इस तरह का इफेक्ट देखा होगा कि ये देखें, ये हेलो को ना मैं टॉप से माइनस में ले जाता हूँ, -10 पिक्सल। अब देखें क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट हो गया। इस तरह के इफेक्ट, या कोई चीज़ है जिसके कॉर्नर पे बिल्कुल आपने कोई बटन, कोई डिलीट का आइकन, जब माउस उसके ऊपर लेके जाएं तो डिलीट का आइकन आ जाता है, तो वो उसके अंदर वो बटन एज अ एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट सेट हुआ होता है और वो फिर शो हो जाता है, हर उस ऑब्जेक्ट के साथ स्टिक ही होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव की मदद से। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। मैं फिर बता दूं, अगर आप पहले रिलेटिव पोजीशन की कोई डिव बनाएंगे, फिर उसके अंदर कोई एब्सोल्यूट बनाएंगे, तो फिर वो राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम की पोजीशन उस डिव के मुताबिक काम करेगी, ना कि डॉक्यूमेंट के मुताबिक। नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट किसी को एब्सोल्यूट लगाएंगे और उसको किसी उसमें रिलेटिव के अंदर नहीं रखेंगे, पोजीशन रिलेटिव के अंदर, तो वो फिर डॉक्यूमेंट को अपना रिलेटिव समझेगी। ये होता है, वो उसका पेरेंट फिर डॉक्यूमेंट होगा। अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डिव है जो उसकी, जिसको अंदर हमने उसको रख के रिलेटिव कहा हुआ है। ये पोजीशन CSS की पोजीशन की प्रॉपर्टी का काम होता है।